वेलकम फ्रेंड्स। एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके तहत हम प्रैक्टिस के थ्रू ग्रामर सीख रहे हैं और सारे रूल हम लर्न कर रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सीट डाउनलोड करके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए और सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियो देखिए। डेली 50 क्वेश्चंस आप करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम वोकेब का पोर्शन धीरे धीरे करेंगे। अभी आपके पास टाइम है तो उसको यूटिलाइज कीजिए और इंग्लिश को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कीजिए। कल हमने जो पार्ट किया था प्रोनाउन का, उसके अंदर हमने 387 नंबर जो क्वेश्चन था जिसके अंदर योर सेपरेशन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन नंबर 387 से रिलेटेड कल मैंने कहा था कि आपको इससे रिलेटेड रूल मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप कॉपी के अंदर इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए इस रूल को। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक वगैरह के अंदर काम आ जाता है ये चीज़। नोट कर लीजिए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ पजेसिव केस का नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। जिनके साथ पजेसिव पजेसिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से हैं ऐसे? सबसे पहले हम देख लीजिए सेपरेशन। पहला वर्ड देखिए सेपरेशन। सेकंड लीव। फिर लिखिए एक्सक्यूज। नेक्स्ट नोट करिए मेंशन। नेक्स्ट नोट कीजिए रिपोर्ट। नेक्स्ट नोट कीजिए पार्डन। फेवर है नेक्स्ट वर्ड, लिखा नहीं जा रहा। फेवर। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ पजेसिव का यूज अपने को कभी भी नहीं करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को। देखिए इनके साथ आपको कभी भी पजेसिव का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन सा है एक बार बोल के देखिए। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। कुछ एक एग्जांपल हैं इसके, नोट करना चाहे एग्जांपल के थ्रू याद रह जाता है इजीली, ताकि आपको सेट हो जाए एग्जाम के अंदर। एग्जांपल नोट कर लीजिए। योर सेपरेशन, योर सेपरेशन, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। इज वेरी पेनफुल टू। अब देखिए हमने बात कहा कि सेपरेशन से पहले आपको कभी भी किसका प्रयोग नहीं करना है? पजेसिव का। तो आप योर सेपरेशन नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? सेपरेशन फ्रॉम यू। इसकी जगह सही क्या हो जाएगा? सेपरेशन फ्रॉम यू लगाना है आपको। सेपरेशन फ्रॉम यू, योर सेपरेशन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और कर लीजिए इनके, क्योंकि कई बार फिल इन द ब्लैंक वगैरह के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। लिखिए एट हिज साइट द रोबर्स फ्लेड। एट हिज साइट, एट हिज साइट द रोबर्स फ्लेड। क्या आंखों के सामने रोबर्स भाग गए उसको देख के। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? एट हिज साइट नहीं होगा, एट द साइट ऑफ हिम। आपको क्या करना है? एट द साइट ऑफ, ऑफ का प्रयोग करना है। एट द साइट ऑफ
हिम, ये करिए। फिर है एट द साइट ऑफ हिम सही होगा, न कि एट हिज साइट, हिज नहीं लगेगा। पजेसिव वर्ड का प्रयोग आपको नहीं करना है। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, आई बेग योर फेवर प्लीज। बेग योर फेवर प्लीज। तो देखिए योर फेवर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिए, फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू। फेवर ऑफ यू भी सही होगा, फेवर ऑफ यू कीजिए या इसका क्या यूज सही माना जाता है, फेवर फ्रॉम यू, फेवर फ्रॉम यू। लेकिन आपको ध्यान रखना है योर फेवर नहीं आएगा, योर का प्रयोग, पजेसिव का प्रयोग फेवर से पहले नहीं करना है। क्लियर है? एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कर लीजिए, फिर ये रूल आपके क्लियर हो गया होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, सेपरेशन हो गया, फेवर हो गया, मेंशन हो गया, इनसे पहले आपको पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना है। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, शी डिड मेक योर मेंशन। योर मेंशन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेक मेंशन ऑफ यू करिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 387 जो मैंने कल कहा था कि आप सेपरेशन से पहले योर सेपरेशन था, तो योर सेपरेशन वहाँ पे आपको गलत मानना है, आपको योर सेपरेशन किसके, सेपरेशन फ्रॉम यू कर लेना था। 387 के अंदर कल हमने बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। ये रूल था अपना जो डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है। आज प्रोनाउन का 9th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 401 से स्टार्ट करते हैं। नीदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर द प्रेसिडेंट। देखिए रूल रिवाइज कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको। रूल ये कहता है कि अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द लगा है या पजेसिव लगा है तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और अगर केवल एक से पहले लगा है तो क्या है, वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जैसे द पीएम एंड प्राइम मिनिस्टर होता तो जो पीएम है वही प्रेसिडेंट है, और द पीएम एंड द प्राइम मिनिस्टर यानी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पहली बात तो इस एग्जाम्पल के अंदर पीएम अलग है, प्रेसिडेंट अलग है। एक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड बात हम करते हैं कि यहाँ पर जब नीदर नोर या आइदर और या नाइदर नोर का जब प्रयोग करेंगे तो बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। अब देखिए बाद में क्या था, प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट क्या था, सिंगुलर था, तो सिंगुलर था तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज लगाया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ भी तो हिज करना पड़ेगा, हिज ओवन वे, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इधर द गर्ल और हर पेरेंट्स। आइदर और के बाद हम क्या करते हैं, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और बाद में नाउन कैसी थी, प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अवेयर ऑफ देयर पॉवर्टी। नेक्स्ट, आइदर द गर्ल और हर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ। सेम क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाला ही है, ये जो सॉल्यूशन में टाइप करवाया था उस टाइम। तो यहाँ देर की जगह आप क्या, ये देर पॉवर्टी, इसका ऊपर वाले का आंसर ही हो गया, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सी मेट माई सिस्टर एंड आई। देखिए नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो याद ही हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और उसके बाद क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन काम करता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। टेबल याद है, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, अस, हिम, हर, इट, देम, ये सारे कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रोनाउन काम करेगा वर्ब के बाद तो इस वाले फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ माई सिस्टर एंड मी कर लीजिए। नेक्स्ट, माई आंट लाइक्ड माई ब्रदर एंड वी। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया,
ये वर्ब हो गई। उसके बाद ये पूरा पूरा जोड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में वी न आके क्या आना चाहिए, अस का प्रयोग। नेक्स्ट, आई लव हर मोर देन हिम। देखिए इस वाले सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस के अंदर एरर तो नहीं है, नो एरर का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के दो अर्थ निकलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूंगा आई लव हर मोर देन हिम, इसका अर्थ है कंपैरिजन किया गया है हर और हिम के बीच, यानी मैं प्यार करता हूं। प्यार करने वाला कौन है, आई। और प्यार किस किस को कर रहा है, हर को भी कर रहा है और हिम को भी। लेकिन जो हर को अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करता है अपने बेटे से, तब नॉर्मली इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं कि आई लव हर, यानी हर को ज्यादा प्यार करता है कंपेयर, किसके कंपैरिजन में, हिम के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसका दूसरा अर्थ देखिए। अगर मैं यहां पर हिम की जगह ही लगा दूं, अगर मैं यहां पे हिम की जगह ही लगा दूं तो क्या अर्थ हो जाएगा कि आई और ही दोनों ही किसको प्यार करते हैं, हर को प्यार करते हैं, कोई लड़की को प्यार करते हैं, लेकिन आई ज्यादा प्यार करता है ही की बजाय। तो यहाँ पे अर्थ अलग हो जाएगा इसका, और दोनों ही सही माने जाते हैं। आई लव हर मोर देन हिम भी सही है, आई लव हर मोर देन ही भी सही है। क्लियर है? तो यहाँ नो एरर करना है। मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है, कई बार यहाँ पे ही लगा दिखता है तो आप गलत कर दो, नहीं भी उसका सेंस अलग हो जाएगा, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई हेल्प डोल बट सी। देखिए जब बट का एक्सेप्ट के अर्थ में आप प्रयोग करते हो तो बट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया था कि बट के बाद वाले वाक्य में अगर वर्ब का प्रयोग हो तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बट के बाद जब वर्ब का प्रयोग नहीं हो बाद वाले सेंटेंस में तो आपको सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। और सामान्य अर्थों में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ही किया जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको रूल करवाए थे, तब ये करवा दिया था। तो यहाँ क्या कर लीजिए, बट हर। तो बट का प्रीपोजिशन के रूप में जब इस तरीके से प्रयोग होता है, बट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब यूज होता है, तो आपको किस तरीके से हर का प्रयोग कर लेना है। वी आर नॉट एज रिच एज का जोड़ा बनता है, मैंने बताया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन किससे हो रहा था, वी से। वी क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सदैव सब्जेक्ट से करना है। सी लाइक्स टू सी हर एज ए पॉप सिंगर। देखिए इस वाले क्वेश्चन में वैसे कोई एरर नहीं है। ये क्वेश्चन किस लिए डाले गए थे, ये जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज आपको देने के लिए, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज समझाने के लिए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। देखिए सी लाइक्स टू सी, अगर यहाँ हर की जगह हर सेल्फ लिख दोगे तो भी सही है कि वह खुद को किस रूप में देखना चाहती है, तो ये भी सही होता। और यहाँ हर किसी अन्य की बात करेगा तो हर, और खुद की बात करेगा तो हर सेल्फ। तो यहाँ हर सेल्फ का प्रयोग आ सकता है, वैसे नो एरर है। बस ये समझाने के लिए आपको कि दोनों अर्थों में। राशि लुक्ड एट हर इन द मिरर। अब देखिए कोई राशि ने खुद को देखा, खुद के अर्थ में तो आप क्या लगाएंगे, हर सेल्फ। लेकिन अगर खुद को नहीं देखे, कोई किसी और को देखा, तो आप लगाएंगे हर। तो नो एरर है, दोनों तरीके से अर्थ प्रयोग किया जा सकता है। सी ब्लेम्ड हर। देखिए अगर उसने खुद को ब्लेम किया तो हर सेल्फ, और अगर खुद को ब्लेम ना करके किसी और को किया तो ये सही है। तो इस तरीके से जब ये तीन क्वेश्चन क्या बताना चाह रहे थे कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जा सकता है और कोई ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नोबडी टीचेज इंग्लिश बेटर देन योर सेल्फ। नहीं, बेटर देन यू। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनता है। क्या कर लीजिए, यू। माई फ्रेंड एंड माई सेल्फ हेल्प। देखिए ये पूरा क्या था, सब्जेक्ट, ये क्या था, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आ सकता है, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। तो माई सेल्फ की जगह क्या कर लीजिए, आई।
दे ट्रस्टेड कुमारी एंड माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ बात कर रहे थे, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, उसके बाद क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, कुमारी एंड मी। हिमसेल्फ गेव मी द बुक। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर बात कर लेते हैं, ही गेव, सब्जेक्ट के रूप में कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे आप। दे किल्ड हरसेल्फ। अब दो तरीके से इस सेंटेंस को आप सही कर सकते थे। देखिए दे किल्ड, अब जब भी रिफ्लेक्सिव आता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, या तो खुद के अर्थ में बात करना चाह रहे हैं तो लगाइए देम सेल्व्स, या लगाइए हर, या लगाइए देम, लेकिन हर सेल्फ नहीं आएगा। हर सेल्फ तब आता जब सब्जेक्ट ही होता या सी होता, सब्जेक्ट सी होता तो हर सेल्फ आता, ही होता तो हिम सेल्फ आता। दे के अकॉर्डिंग देम सेल्फ आना चाहिए, तो यहाँ या तो हर कर लीजिए या देम सेल्फ कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के कनकर्ड के अंदर होना चाहिए रिफ्लेक्सिव। आई एंड यू विश टू सेटल इन कनाडा। देखिए कनाडा की बात करते हैं, जब नॉर्मल सेंटेंस होता है तो अपना प्रोनाउन किस क्रम में आना चाहिए, 2 3 1। जब भूल, दोष, त्रुटि या नेगेटिव सेंटेंस हो तो 1 2 3, और तीनों ही जब प्लूरल दे रखे हो तो भी 1 2, यही तो रूल कहता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे 2 3 1, क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है, ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन था, तो यहाँ सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए था। देखिए सेकंड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा, क्लियर है। तो यहाँ क्या कर लीजिए, यू एंड आई, यू एंड आई कर लीजिए। आई एंड माई ब्रदर आर वेरी गुड फ्रेंड्स। कोई 2 3 1 स्ट्रक्चर देखिए क्या फॉलो हो रही है, सबसे पहले थर्ड पर्सन आना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो देखिए थर्ड पर्सन माई ब्रदर था तो माई ब्रदर एंड आई कीजिए। मिस रूपा एंड यू हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। देखिए 2 3 1 नॉर्मल सेंटेंस था, तो 2 3 1 के बात करते हैं तो पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आता है, तो यू एंड मिस रूपा कीजिए। याद हो रहे हैं ना इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जिसमें क्रम पूछा जाए। इतने क्वेश्चंस इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये रूल याद हो जाए, बाई हार्ट हो जाए। नेक्स्ट आई एंड यू एंड स्वर्णा। देखिए स्ट्रक्चर क्या फॉलो होनी चाहिए थी, 2 3 1। देखिए 2 सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, यानी क्या आना चाहिए था, यू कोमा थर्ड पर्सन क्या था, नेम, स्वर्णा एंड आई। यू स्वर्णा एंड आई क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा, ए आंसर। मिस्टर राजू इज ए फ्रेंड ऑफ मी। जब बात कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स में से एक हैं राजू, जब आप ऑफ के बाद यूज करते हैं और अर्थ क्या देना चाह रहे हैं कि एक दोस्त मेरा राजू भी है, ऐसा देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्योंकि माई फ्रेंड्स की जगह आप माइन का यूज करेंगे। माई फ्रेंड्स होना चाहिए था, ए फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड है, इस अर्थ में देने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ए फ्रेंड ऑफ माइन। में से, बहुत से में से एक के अर्थ में। यू हैव लेफ्ट ए बुक ऑफ। अब देखिए तुम्हारी किताबों में से एक किताब छोड़ दी, और तुम्हारी किताबों में यानी योर बुक्स, और योर बुक्स होना चाहिए था। ए बुक मतलब इन किताबों में से, और इन किताबों में से क्या आना चाहिए था, योर्स। ऊपर वाले इस सेंटेंस कि बहुत से तुम्हारी जो किताबें हैं उनमें से एक किताब छोड़ दी, तो ए बुक ऑफ यू, ए बुक ऑफ यू नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, ए बुक ऑफ योर्स। क्लियर है, तो ए बुक ऑफ योर्स कर लीजिए। तुम्हारी किताबों में से एक किताब की बात हो रही है। आई मेट ए ब्रदर ऑफ योर्स, तुम्हारे भाइयों में से एक की बात हो रही है। ए ब्रदर ऑफ योर्स, ए बुक ऑफ योर्स, ए फ्रेंड ऑफ माइन। क्लियर है, ये 2 4 बार बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक जचने लग जाएंगे और सेट होने लग जाता है, तो आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं होती। दिस आर बेटर देन दैट। देखिए दिस सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए यहाँ पे इस का प्रयोग करें। एक बात, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग किया जाता है,
और एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है इसमें कंपेरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? द प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस 2 पीसीएन, ये स्ट्रक्चर जब होती है। तीसरी बात हम बात करते हैं, दिस का कंपैरिजन आपको करना है दैट से, और दीज का कंपैरिजन करना है दोज से। तभी वाक्य का सेंस सही निकलता है। दिस का कंपैरिजन आपको दैट से करना है। जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक के अंदर, फिलर के अंदर पूछा जाए तो आपको ऐसा करना है, दिस इज बेटर देन दैट। दिस का कंपैरिजन दैट से। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आ सकता था कि सर आपने यही दैट क्यों किया, मैं दैट इज बेटर देन दिस कर दूं तो? नहीं करना है ऐसा। सही क्रम क्या होता है? दिस का कंपैरिजन दैट से, दिस का दोस्त से। इसी क्रम में आपको करना है, दिस इज बेटर देन दैट। द क्लाइमेट ऑफ विशाखापत्तनम इज बेटर देन विजयवाड़ा। विशाखापत्तनम की जलवायु विजयवाड़ा की जलवायु से अच्छी है। सेम चीजों का कंपैरिजन सेम चीजों से होना चाहिए था, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? देन द क्लाइमेट ऑफ विजयवाड़ा, ऐसा होना चाहिए था। और द क्लाइमेट नाउन है, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं क्या? दैट। सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज। क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ विशाखापत्तनम इज बेटर देन दैट ऑफ विजयवाड़ा। ये याद हो गया होगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। हिज फेस इज हैंडसम देन आई, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करना है सदैव। आर्मी ऑफ इंडिया इज ब्रेवर देन, अब पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान की आर्मी से कंपैरिजन हो रहा था, तो देन दैट ऑफ पाकिस्तान कर लीजिए। ये तो याद हो गया होगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, लव एंड फ्रेंडशिप आर टू नोबल क्वालिटीज दैट इज ग्रेटर देन दिस। नहीं भाई, अभी मैंने आपको बताया दिस का कंपैरिजन दैट से करना है, तो दिस इज ग्रेटर देन दैट कीजिए। दिस इज ग्रेटर देन दैट। एक बात, दिस का कंपैरिजन दैट से। इंप्रूवमेंट के अंदर कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इंप्रूवमेंट के अंदर क्या करेगा? इसको अंडरलाइन करके दे देगा, और बहुत सारे बच्चे इसी चीज में फंसे रहेंगे कि यार दैट का दिस से क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया है, जब इंप्रूवमेंट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए तो दिस को दैट से कंपेयर करने वाला सही मानना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर एक वर्ड आया था नोबल। फिल इन द ब्लैंक के अंदर कई बार कंफ्यूज कर देता है। देखिए, कुछ एक वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए कौन से हैं ऐसे वर्ड्स। देखिए, जो अवार्ड मिलता है अपने को, जो प्राइज मिलता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? सबसे पहली बात, उसमें आता है नोबल प्राइज, और इसकी स्पेलिंग होती है NOBEL। ये स्पेलिंग चेक में कंफ्यूज कर देता है कई बार। आपको स्पेलिंग चेक में क्या देगा? NOBLE, NOBAL, NOBEL, इस तरीके से एक दे देगा NOBBLE। आपको ये 4 स्पेलिंग देगा। और एग्जाम में आजकल क्या पूछा जाता है, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। अब आप क्या करते हो? आप पहली बात तो जब आप देखोगे तो आपको दिमाग में आएगा यार ये तो सुना हुआ है। अब ये सुना हुआ है, ये सुना हुआ है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरी बात, फिर आपको गलत पूछा है तो आप सोचोगे अब गलत कौन सा करूं इसमें से। तो आपको इस वर्ड का स्पेशल ध्यान रखना है स्पेलिंग चेक के लिए। देखिए, नोट कर लेते हैं इसके कुछ जो अर्थ हैं। सबसे पहला नोट करिए, NOBLE, ये एक एडजेक्टिव होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? नोट कर लीजिए, मोरली गुड और जेनरस इन ए वे दैट इज एडमायर्ड। लिख लीजिए, मोरली गुड, मोरली गुड और
और जेनरस इन ए वे दैट इज एडमायर्ड। कि मोरल रूप से जो अच्छा हो और जेनरस हो, उदार हो, ताकि की प्रशंसा की जा सके, दैट इज कॉल्ड नोबल। नोबल के 3-4 मीनिंग होते हैं। नोबल का पहला मीनिंग आपने नोट कर लिया होगा। नोबल का दूसरा मीनिंग देखते हैं। एक तो मोरली गुड हो या जेनरस हो, करेक्टर के अंदर, कोई चीज के अंदर इसकी प्रशंसा की जा सके, दैट इज कॉल्ड नोबल। दूसरा नोबल का अर्थ है कि जो कुलीन फैमिली से संबंध रखता हो। पहले नोबल, इंग्लैंड के अंदर नोबेल बोला जाता था उनको जो एक हाई सोशल क्लास से आया करते थे, ठीक है। उनके नोबल वर्ड यूज किया जाता था, उनको ड्यूक वगैरह की उपाधियां मिला करती थी, तो उनको नोबल। और उन फैमिली में जन्मने वालों को नोबिलिटी बोला जाता था, या उन फैमिली में जन्मने वालों के लिए भी नोबल वर्ड काम में लिया जाता था। ऐसा मानते थे कि उनका करेक्टर अच्छा है। नोबल फैमिली, देखिए जोड़ा बनता है, जोड़ा याद रखना है। नोबल फैमिली, ब्लड, नोबल बर्थ। तीसरा अर्थ, थर्ड इसका मीनिंग में नोट कीजिए, समथिंग दैट इज वेरी इंप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसका, कि कई बार इस अर्थ में फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, आपका नोबल ये सुना ही नहीं होता है इस तरह का अर्थ। द ओल्ड चर्च, द ओल्ड चर्च विद इट्स नोबल टावर। इसका अर्थ क्या हो गया? इस तरह का सेंटेंस होता है तो इसका अर्थ क्या हो गया? नोबल टावर वेरी इंप्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। मोरली गुड या ब्यूटीफुल हो बहुत ज़्यादा, उसके अर्थ में। नेक्स्ट हम साइंस के अंदर काम में लेते हैं, क्या वर्ड होता है? नोबल गैस, उसकी स्पेलिंग भी यही होती है। नोबल यानी अकीरिय गैस है जिनके ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, नोबल गैस होती है। नोबल मेटल भी होता है, हमने देख लिया। अब ये नोबल क्या था? एडजेक्टिव था। इससे ये एडवर्ब क्या बनती है? NOBLY, नोबली। ध्यान रखें, इससे क्या एडवर्ब बनती है? नोबली। और ये क्या रूल कहता है? वैसे तो हम आगे वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे, फिर भी एक बार सुन लीजिए। नाउन के अंदर जब LY लग जाता है, नाउन प्लस LY बनता है मेरा एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव में जब मेरा LY लगता है तो क्या बनता है? तो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। 4 मीनिंग मैंने आपको बताया, क्लियर हो गए होंगे आपको नोबेल के। दूसरा नोबेल प्राइज होता है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? NOBEL। यानी हमने जो 4 उसमें देखे, उसमें से क्या NOBLE सही है? हाँ सही है। नेक्स्ट हमने बात करी NOBEL, ये भी ठीक है। अब थर्ड वर्ड की बात करते हैं, NOBBLE। देखिए सच में क्या होता था, एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर नोब। वर्ड क्या होता है? नोब। वर्ड नोब का अर्थ क्या होता है? ए रिच पर्सन विद ए हाई सोशल पोजिशन। ए रिच पर्सन विद ए हाई सोशल पोजिशन। देखिए इंग्लैंड वगैरह में क्या होता था, नोबल का शॉर्ट फॉर्म नोब बना दिया, तो नोब भी रिच पर्सन के लिए काम में आता है। अब हम लास्ट वर्ड हम देख रहे थे NOBBLE। क्या ऐसा भी कोई वर्ड होता है? बिल्कुल होता है। और ये क्या होता है? वर्ब होती है। और इसका अर्थ होता है टू मेक समवन टू डू व्हाट यू वांट बाय इलीगल ऑफरिंग देम मनी और थ्रेटनिंग देम। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ब्राइब देना या घूस देना, रिश्वत देना।
अपना काम करवाने के लिए किसी को धमकाना या उसको घूस देना, इसका सिनोनिम भी पूछा जाता है एग्जाम में। नोबल का क्या अर्थ होता है? ब्राइब। इसका दूसरा अर्थ होता है, एक अर्थ हो गया ब्राइब, नोबल का दूसरा अर्थ होता है टू प्रिवेंट, जो फिल इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट ए हॉर्स फ्रॉम विनिंग रेस, स्पेशली बाई गिविंग इट ड्रग, बाई गिविंग इट ड्रग। दौड़ देख ली हमने, किसी घोड़े को ड्रग देके उसे जीतने से रोकने के लिए भी क्या वर्ब काम में आती है? नोबल। एंड लास्ट है टू गेट समवन्स अटेंशन स्पेशली इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग। किसी का अटेंशन अपनी ओर, ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना ताकि वो आपकी बातों में आ जाए और उससे अपना काम आप निकलवा सको। जैसे आई वॉज नोबल्ड बाई माई डेफ आंट एंड कुड नॉट गेट अवे, कि मैं मेरी आंटी की बातों में आ गया और वहाँ से निकल नहीं सका। तो रिश्वत देना या किसी की बातों में आ जाना ताकि आप वहाँ से निकल नहीं पाओ इस अर्थ में, या घोड़े वगैरह को ड्रग वगैरह देना ताकि उसे जीतने से रोका जा सके, उसके लिए जो वर्ब काम में ली जाती है वो क्या होती है? नोबल। तो हमने 4 वर्ड सीखे, क्या NOB सीख लिया, NOBEL और NOBLE। तो यानी हमने क्या देखा कि कौन सा इसमें से गलत कौन सा है स्पेलिंग, वो ये है। गलत कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये जो है NOBAL, ये क्या होगा मेरा? गलत। ये वाला, बाकी सही है। तो इस क्वेश्चन में बस यही बताना चाह रहा था आपको ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ग्रेटर देन दैट होगा, और नोबल वाला स्पेलिंग चेक में 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपसे डिस्कस करना जरूरी था। नेक्स्ट, वन शुड बी सिंसियर इन हिज एफर्ट्स, क्या सही है? वन के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग आना चाहिए था? वंस का। इफ ही वांट्स, और यहां भी क्या आना चाहिए था? वन। वन के अकॉर्डिंग वन आता है, इस रूल को तो बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं। वन शुड नॉट किल हिमसेल्फ नहीं आता, वन सेल्फ। वन के अकॉर्डिंग वंस पजेसिव, वन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव, वन सेल्फ। और इसका क्वेश्चन टैग में क्या होता है? वन का वन ही बनाया जाता है। इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ द बॉयज इन हर एफर्ट्स। देखिए यहाँ बात हो रही थी बॉयज की, तो बॉयज की बात हो रही थी तो एवरीवन के लिए सिंगुलर आना चाहिए, और बॉयज लड़के हैं तो बॉयज के लिए हर का प्रयोग ना करके किसका होना चाहिए था? हिज एफर्ट्स। शी प्रेज्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स फॉर डूइंग हर ड्यूटी। सेम ऊपर वाला, यहाँ गर्ल्स की बात हो रही थी तो आप हर का प्रयोग करेंगे। एवरीवन विशेज टू एंजॉय हर ओन लाइफ। देखिए एवरीवन विशेज टू एंजॉय, अब सामान्यतः ऐसे सेंटेंस में कोई एरर नहीं होती है, लेकिन ये सेंटेंस इसलिए डाले गए हैं कि सामान्य अर्थों में एवरीवन के लिए हर का प्रयोग ना करके हिज का प्रयोग किया जाता है। हर भी सही है, हिज भी सही है, ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए कि कई बार हिज का प्रयोग अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको हिज मान के चलना है कि एवरीवन विशेज टू एंजॉय हिज ओन लाइफ, हर ओन लाइफ, फिल इन द ब्लैंक में बाई चांस कोई LDC का एग्जाम हो स्टेट का, उसमें दे तो आपको हिज किस, हर किस का हिज मान के चलना है, बाकी इसमें कोई एरर नहीं है। एवरीवन हैज लव फॉर, तो एवरीबडी आ गया तो वही वाली बात है, तो आपको हिज पेरेंट्स करना है। ऊपर मैंने बता दिया, वैसे कोई एरर इस तरह में आएगी नहीं। एनीबडी मे अप्लाई फॉर दिस कोर्स इफ ही इज ए ग्रेजुएट, कोई एरर है नहीं। दूसरा, इस तरह के सेंटेंस में यहां कई बार वो दे आर ग्रेजुएट भी लिख देता है, दे आर ग्रेजुएट, तो भी कोई एरर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ एनीबडी का अर्थ आप सिंगुलर भी मान सकते हो और प्लूरल भी मान सकते हो। तो सामान्यतः ऐसा है तो भी आपको एरर करना नहीं है कि एनीबडी के अकॉर्डिंग दे आर का प्रयोग कर लिया। दे आर ग्रेजुएट भी सही है, इफ ही इज ए ग्रेजुएट भी सही है, तो यहाँ नो एरर थी।
ईच ऑफ द पेशेंट्स, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर। ईदर ऑफ द जॉब्स, दो के लिए ईदर ऑफ का प्रयोग आता है और बाद में वर्ब कैसी लगाई जाती है? सिंगुलर। नीदर ऑफ द वुमन आर, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ द टीचर्स इज, ईच ऑफ, एनी वन ऑफ, एनी ऑफ, इसके बाद वर्ब सिंगुलर लगानी है, नाउन प्लूरल। नीदर ऑफ फोर ब्रदर्स, देखिए दो के लिए नाइदर ऑफ, लेकिन दो से ज्यादा के लिए नन ऑफ। याद आया? नीदर ऑफ द थ्री चिल्ड्रन, दो से ज्यादा के लिए नन ऑफ का प्रयोग आपको करना है। एनी ऑफ द टू गर्ल्स, दो के लिए आपको यूज करना है ईदर ऑफ, और दो से ज्यादा के लिए एनी या एनी वन ऑफ का प्रयोग आपको करना है। ये आंसर। नन ऑफ द टू सॉन्ग्स, दो के लिए आपको प्रयोग करना है नीदर। नन ऑफ द टू बॉयज, दो के लिए आपको यूज करना है नीदर। द टू लीडर्स क्रिटिसाइज्ड, दो के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा यूज आता है? ईच अदर, दो के लिए आपको यूज करना है ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए आपको यूज क्या कर लेना है? वन अनदर। तो यहाँ ईच अदर कर लीजिए, आंसर हो गया सी। द फोर ब्रदर्स क्वारल्ड विद, फोर की बात आ गई तो यहाँ वन अनदर कर लीजिए। और क्वारल की स्पेलिंग आपको और अकोमोडेशन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। एक अकोमोडेशन और एक क्वारल, ये स्पेलिंग चेक में पूछी जाती है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, पीपल विच आर ऑनेस्ट सक्सीड इन लाइफ। तो पीपल के लिए विच का प्रयोग नहीं आके किसका प्रयोग किया जाता है? वो और दैट। अगर कोई वस्तु होती, जानवर होता, तो उसके लिए विच का प्रयोग करते, नहीं तो हमने वो या दैट का प्रयोग करेंगे। द मैन दैट इज रिच इज रिस्पेक्टेड, द मैन के लिए वो या दैट दोनों का प्रयोग सही माना जाता है, तो यहाँ पे कोई भी एरर है नहीं। दूसरी बात देखिए कि द मैन के अकॉर्डिंग ये वर्ब आ गई थी, तो यहाँ दैट के अकॉर्डिंग ये आ गई थी, ये भी कोई दिक्कत है नहीं, नो एरर। ही लव्ड ए गर्ल विच ब्रदर, देखिए बात गर्ल के लिए हो रही है तो विच नहीं आना चाहिए था, क्या आ जाएगा? वूज ब्रदर। आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। रेगुलर स्टडी करिए, पढ़ते रहिए, और कभी भी अपनी कंटिन्यूटी मत तोड़िए, और कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे किसी भी कोचिंग की हो, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज से ही आपका फायदा हो पाएगा। थैंक यू, कॉल इट ए डे।